नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जून 2025 में जो तनाव एकदम से बढ़ गया उस पर। मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है। इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल है और फिर क्षेत्रीय ताकतें, प्रॉक्सी गुट। पूरा मामला काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल। 1979 से जो एक तरह की दुश्मनी चली आ रही थी वो अचानक से जून 2025 में एक खतरनाक मोड़ पर आ गए। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से कि आखिर हुआ क्या था। सही कहा। ये दशकों से एक न युद्ध न शांति वाली सिचुएशन थी। मतलब एक छिपा हुआ संघर्ष चल रहा था, जासूसी, साइबर हमले, प्रॉक्सी के जरिए लड़ाई। लेकिन जो हाल में हुआ, खासकर वो इजराइल का राइजिंग लायन हमला और फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी मिडनाइट हैमर ऑपरेशन, उसने इसे बिल्कुल खुले टकराव में बदल दिया। तो शुरुआत हुई 13-14 जून को इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन से। इसमें ऐसा क्या खास था जिसने एकदम से हालात बिगाड़ दिए? देखिए, इजराइल ने काफी सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले तो उन्होंने सैकड़ों ड्रोन से ईरान के एयर डिफेंस को उलझाया, उसे कमजोर किया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मोसाद के गुप्त बेस से छोड़े गए थे। अच्छा। और फिर एकदम सटीक हमलों में IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बड़े अधिकारियों और 6 अहम परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। 6 परमाणु वैज्ञानिक? ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ बिल्कुल, रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका। और इसके साथ ही तेहरान पर बमबारी हुई, जिससे आम लोगों में काफी दहशत फैली। खबरें आई कि लाखों लोग शहर छोड़कर चले गए, इंटरनेट बंद हो गया। मतलब ये सिर्फ फौजी हमला नहीं था, एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था। हाँ, मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था ये, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। फिर 21-22 जून को अमेरिका सीधे इसमें कूद पड़ा, मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के साथ। ये तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था। इसके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये बहुत ही अहम मोड़ था। इसमें पहली बार GBU-57 MOP यानी वो बड़े वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ये वही बम है जो बहुत गहरे बंकरों को तबाह करने के लिए बने हैं। बिल्कुल, खासतौर पर फोड़ो और नतान्ज जैसे जो ईरान के बहुत गहरे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने के लिए 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी बेस से उड़ान भरी थी। 7 बॉम्बर्स? हाँ, और करीब 18 घंटे की लगातार उड़ान थी। बीच में हवा में ही रिफ्यूलिंग हुई, पूरी तरह से गुप्त ऑपरेशन। इसके अलावा पनडुब्बियों से भी 25 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुद इसे इतिहास का सबसे जटिल B-2 ऑपरेशन बताया। सोचिए, 125 से ज्यादा विमान इसमें शामिल थे। बाप रे! इतने बड़े हमलों के बाद ईरान ने क्या किया? मतलब चुप तो नहीं बैठे होंगे वो? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। 23 जून को कतर में जो अमेरिका का बड़ा एयरबेस है, अल उदीद, उस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अच्छा, तो क्या नुकसान हुआ? ज्यादातर मिसाइलों को, करीब 13 को, हवा में ही रोक लिया गया। एक शायद अपने निशाने से चूक गई, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसे ज्यादातर एक सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक जवाब माना जा रहा है। दिखाने के लिए कि हम भी जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी जरूर दी, जिससे तेल बाजार में काफी चिंता बढ़ गई थी। और एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, ये जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, हुती, वो इस दौरान ज्यादातर शांत क्यों रहे? हाँ, ये दिलचस्प बात है। वो ज्यादातर शांत दिखे। हो सकता है कि वो सिचुएशन को देख रहे थे, समझ रहे थे कि आगे क्या करना है, या शायद उन्हें सीधे तौर पर शामिल ना होने के निर्देश हों। हो सकता है। अच्छा, इन सब हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का दुनिया पर और खासकर आम लोगों पर क्या असर पड़ा? देखिए, दुनिया भर से तो तुरंत प्रतिक्रिया आई। यूरोप, UN सबने फौरन सीज फायर की अपील की। तेल की कीमतें बढ़ गई करीब 3% तक। खाड़ी में शिपिंग को लेकर भी चिंताएं थी। और मानवीय पहलू, ईरान के अंदर क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 224 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, बड़े पैमाने पर इंटरनेट शटडाउन रहा। तेहरान से ही 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर गए। और इजराइल में भी बीरशेबा शहर के एक अस्पताल पर मिसाइल गिरने की खबर है। तो अब क्या स्थिति है? क्या लड़ाई रुकी हुई है? 24 जून से एक नाजुक सा युद्ध विराम लागू है। कतर और कुछ रिपोर्ट्स में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता का भी जिक्र है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। उल्लंघन की खबरें भी आ रही हैं। मतलब पूरी तरह शांति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब सीधे टकराव से बच रहा है। वो शायद प्रॉक्सी, साइबर हमले या फिर हॉर्मुज जैसे रास्तों पर दबाव बनाने की रणनीति पर फोकस कर रहा है। और इजराइल, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? इजराइल के लिए भी मुश्किलें हैं, जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों का भारी खर्च,
एक एक मिसाइल को रोकना बहुत महंगा पड़ता है और नेतन्याहू सरकार पर अंदरूनी और बाहरी राजनीतिक दबाव भी बहुत है, खासकर गाजा वाले मामले को लेकर। तो आखिर में इन सब घटनाओं और स्रोतों के विश्लेषण से भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं? किस चीज पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए, ये घटनाएं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु अप्रसार संधियों के भविष्य पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्या दुनिया परमाणु हथियारों को लेकर एक नए, ज्यादा खतरनाक दौर में जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का बढ़ता चलन, जिसमें साइबर हमले, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी का इस्तेमाल सब शामिल है। साथ में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और प्रॉक्सी गुटों की बदलती भूमिका, ये सब मिलकर भविष्य के युद्धों का शायद एक नया खाका खींच रहे हैं। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो शक्ति संतुलन बदल रहा है, जिसमें बड़ी ताकतें सीधे दखल दे रही हैं और छोटे गुट अपनी रणनीति बदल रहे हैं, इसका लंबी अवधि में क्या असर होगा, ये देखना बहुत अहम होगा।